जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। हमारा 45वें दिन का वीडियो हीट। आज हमने एक और वीडियो किया है, उसके अंदर आप देखना मैंने ग्रेविटेशन के जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दिए हैं। लगातार वीडियोस धमाकेदार इसी तरह से आती रहेंगी। और जो बच्चा चैनल पे पहली बार आया है और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पूरा देखना, बहुत एंजॉय करोगे। और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी डे 45 की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो हीट के कंसेप्ट को सीखेंगे। हम हीट के जो वेरियस टेम्परेचर की जो स्केल है उनको पढ़ेंगे, जिस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप सबने देखा भी होगा प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार सब बच्चे वीडियोस को शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पे ढेर सारे जो हैं प्लस के ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप अपनी एनडीए की तैयारी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे जो बच्चे 2022 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर वो 12 महीने के लिए एनडीए का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी 1 साल वाला, तो आपको उतना ही टाइम जो है एसएसबी का सब्सक्रिप्शन जो है प्लस का वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आपको विकास सोनी आईपी कोड यूज़ करना पड़ेगा, और इसको यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये ऑफर आपका 30 सितंबर तक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप 6 मंथ का एनडी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको उसमें 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। और अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगेन इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा विकास सोनी आईपी, प्लस में आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये ऑफर भी आपका 30 सितंबर तक है। बता दूं यार, हमारी इस कैटेगरी के अंदर, एनडीए कैटेगरी के अंदर प्राइजेज जो हैं बहुत बढ़ने वाले हैं अनअकैडमी पे। तो अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। उसके अलावा आप सबको जैसा कि पता ही है, हमारा एक जो कोर्स है वो चल रहा है। एक जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1-1.5 महीने का है एनडी 14 नवंबर वाले एग्ज़ाम के लिए, तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस आपको पता होगा, हमारा जो कोर्स है वो डेली क्लास रहती है 9 बजे रात को। तो लक्ष्य ND2 नाम से जो बैच कोर्स है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो फिजिक्स का कंप्लीट जो है पोर्शन आपको मैं करवा रहा हूँ। और बाकी भी जो बेस्ट एजुकेटर है टीम के अंदर वो आपको पढ़ा रहे हैं। मैथ्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री, जनरल स्टडीज़ के आपको अलग अलग जो बेस्ट टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक सो आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगेन आप इनरोल करना चाहते हो, प्लस पे आना चाहते हो, तो विकास सोनी आईपी कोड यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को, जिसमें हमने हीट के और टेम्परेचर के दोनों के कंसेप्ट को मज़ेदार तरीके से समझना है। क्या है हीट के कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, ये हीट शब्द आते हैं ना, हमारे दिमाग में आता है कि यार ये हीट का मतलब क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊँ 90% बच्चों के माइंड में हीट वर्ड आते ही गर्मी फील होने लग जाती है, उनको गर्म चीज़ महसूस होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। सर क्या बोला, क्या बोला, दोबारा बताना। मैंने कहा मेरे भाई ध्यान से सुन, तेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, तूने उसको कहीं कमरे में रख दिया ना, तो कमरा उसका सराउंडिंग कहलाया, कमरा उसका सराउंडिंग कहलाए, और ये हमारी बॉडी है। और अगर इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, लेट अस सपोज इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, तो क्या होगा, इस बॉडी में से अपने आप एक चीज़ होगी जो आसपास सराउंडिंग में चली जाएगी। और वो चीज़ कुछ और नहीं है, वो क्या है, हीट है। तो हीट एक्चुअल में वो एनर्जी है जो हमेशा मूव सॉरी हीट वो एनर्जी है जो हमेशा मूव करती है एक ऐसी बॉडी से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, और कहाँ, जिसका टेम्परेचर कम हो। हीट को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे यार, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ कि एक्चुअली में, एक सेकेंड, थोड़ा खांसी काफ़ी हो रहा है। तो एक्चुअल में हीट होती क्या है, किसी के पास मतलब हीट किस वजह से आती है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि एनर्जी निकल रही है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, लेकिन हीट आती कहाँ से। तो मैं आपको बताऊं, हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी चीज़ है, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर आपको पता होगा पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उसके जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, दे आर ऑलवेज रैंडम इन मोशन। उनका मोशन स्ट्रेट लाइन हो सकता है, उनका मोशन अपनी जगह पे ऑसिलेटरी हो सकता है, उनका मोशन सर्कुलेटरी हो सकता है, लेकिन मोशन ज़रूर होता है। और उसी मोशन, अब मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है वहाँ, बस उसी काइनेटिक एनर्जी को हम नाम दे देते हैं हीट। क्या देते हैं, हीट। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि इसके पास ज़्यादा हीट है, इसका मतलब इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। और अगर हीट कम है तो इट मीन वो कम मूव कर रहे हैं। हीट है यार कोई भी हो, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट तो जूल होता है ना। चाहे हीट है, जो हम कोई भी एनर्जी की फॉर्म की बात करें, सीजीएस भी तुम्हें अच्छे से पता है, अर्ग होता है, और भी काफ़ी सारे। और हम इस चैप्टर में खासकर, अब जब भी हीट नाम आता है ना, तो आपको जूल के अलावा एक और यूनिट पे फोकस करना होता है, दैट इज़ कैलोरी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी यूनिट है, और ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हीट से रिलेटेड आते हैं तो आपको उसको कैलोरीज में ही मिलते हैं। तो एक्चुअल में 1 कैलोरी होता क्या है, एक्चुअल में 1 कैलोरी वो हीट का अमाउंट है जो हमें चाहिए 1 ग्राम पानी को
14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। आपके पास एक लिक्विड है, पानी है, और उसका टेम्परेचर जो था वो 14.5 है, और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, आपने उसको कुछ हीट दी होगी, है ना। अगर वो पानी 1 ग्राम था तो आपने जो हीट दी वो आपकी कैलोरी होगी। चलिए, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टेम्परेचर नाम की चीज़ क्या है। सर ये जो टेम्परेचर हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या है? अरे किसी के पास कितनी ज़्यादा हीट है या कितनी कम हीट है, वो कितना ज़्यादा हॉट है या वो कितना ज़्यादा कोल्ड है, तो उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करने की जो डिग्री होती है बस उसी को हम टेम्परेचर नाम से पुकार लेते हैं। ठीक है। अब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बहुत सारे स्केल बनाए गए, बहुत सारे हैं वैसे तो आपको दिख ही रहे, लेकिन हमें मेन पे ही कुछ फोकस करना है। जैसे सेल्सियस है, फारेनहाइट है, और हमें केल्विन, इन तीनों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी चाहो तो तुम सभी को याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर है ये टेम्परेचर के स्केल्स के नाम, और ये है उनके सिंबल्स। जैसे डिग्री सेल्सियस के लिए C है, फारेनहाइट के लिए F है, र्यूमर के लिए L R लिखते हैं, रैंकाइन के लिए R है, केल्विन के लिए K है। अब अगर आपको कन्वर्जन से जुड़े क्वेश्चन करने हैं, आप किसी भी एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे में बदल सकते हो, किसी भी स्केल के। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हर एक टेम्परेचर स्केल पे एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है LFP, और एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, कौन सा, UFP। ठीक है, और उसके अंदर होती है नंबर ऑफ डिवीजन। मतलब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे ना, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ डिवीजन। जैसे जो है सेल्सियस का 0 से 100 होता है, 0 लोअर फिक्स पॉइंट और 100 आपका अपर फिक्स पॉइंट, और इनका डिफरेंस कितना हुआ, 100 और 0 का 100 हुआ। ऐसे फारेनहाइट में 32 से लेके 212 होता है, इनका डिफरेंस हुआ 180। ये होता है 0 से 80 तो ये 80 हुआ, 460 से 672 तो ये 212 हुआ, 273 से 373.15 तो ये हुआ 100। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन निकालना बहुत आसान है। अब एक इनमें कॉमन रिलेशन है। क्या कॉमन रिलेशन है, तुम किसी भी टेम्परेचर स्केल पे जो वैल्यू दिखना चाहते हो, मतलब जो वैल्यू है उसमें से लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस कर दो और डिवाइड बाय उनके अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन कितने, मतलब UFP माइनस LFP, और ये हर स्केल के लिए कॉन्स्टेंट होता है। जैसे अगर मैं डिग्री सेल्सियस की वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट वो होता है 0, और नंबर ऑफ डिवीजन स्केल पे होती है 100। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फारेनहाइट माइनस उसका LFP यानी 32 डिवाइड बाई 180। ऐसे ही र्यूमर, ऐसे ही रैंकाइन, ये एक कॉमन फॉर्मूला है। अगर आप इसको याद कर लेते हो तुम किसी भी स्केल को किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मूला, आप इस पर फोकस करें। ठीक है, ये और ये 3 सबसे ज़्यादा चीज़ें जिससे पूछी जाती है। और इवन इनसे एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यार वो टेम्परेचर बताओ जब आपका डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट या केल्विन और ये दोनों बराबर हो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। जैसे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का जनरली पूछा जाता है किस टेम्परेचर पे ये बराबर होते हैं। तो सिंपल यार, अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पूछा है तो इसकी जगह भी जैसे मैंने x लिख दिया बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह भी x लिख दिया, जैसे मान लीजिए x माइनस 32 डिवाइड बाई 180। अब बस इस x की वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास x क्या है, एक वो टेम्परेचर आया जो डिग्री सेल्सियस पे भी है और फारेनहाइट पे भी है और एक सेम वैल्यू है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक सो माइनस की 40 वैल्यू आएगा, तो तुम किसी का भी निकाल सकते हो इस तरह से, इस फॉर्मूले को यूज़ करके। ठीक है, और ये वाला तो बहुत आसान है, आपको पता है फर्स्ट एंड लास्ट इनको कंपेयर करो तो T माइनस सी माइनस 0, मतलब सीधा TC लिख दो यार इसको, है ना। टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाई 100 मस्ट बी इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस का 273.15 डिवाइड बाई 100। तो ये नीचे वाली तो कैंसिल ही हो जाती है ना, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखते हो, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस का 273.15। एग्जैक्ट तो इतना होता है, लेकिन आपको पता होगा कई बार राउंड ऑफ करके इसको 273 भी लिखा होता है। 0 केल्विन सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है, वो तुम्हें मैं बता दूंगा वीडियो में, है ना। लोएस्ट टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। कितना होता है वो सेल्सियस में, अगर तुम यहाँ 0 लिखोगे तो आता है माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन कुछ और नहीं, 273.15 माइनस का इतने डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है ना। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर नाम का जुगाड़ आता है, सबको पता है सर, थर्मोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, उससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। जनरली 2 तरह के आपको दिखते हैं, एक होता है क्लिनिकल, एक होता है लैब। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है यार, है ना। क्लिनिकल के अलावा आजकल तो डिजिटल इतने अच्छे आ चुके हैं, गन टाइप होता है, ऐसे यहाँ रखते हैं और स्कैन कर लेते हैं 1 मिनट में। मतलब कोरोना में सबसे ज़्यादा आई थिंक सो यही बिके होंगे, है ना। तो पहले की बात हो रही है, थोड़ा नॉर्मल वाले की बात हो रही है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स वो होते हैं जो लगभग 35 डिग्री से 42 डिग्री तक मेज़र करते हैं। और अगर यही फारेनहाइट में बात करूं तो 94 फारेनहाइट से लेके 108 फारेनहाइट तक होती है। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस लेते हो, तो क्या तुम ये मुझे वैल्यू फारेनहाइट में बता सकते हो? एक नॉर्मल पर्सन जो एकदम सही है, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है डिग्री फारेनहाइट में? कमेंट में आपको ये बात ज़रूर लिखनी है, मैं चेक करूँगा और मुझे ये भी पता लगेगा कि जिस बच्चे ने वीडियो देखी है तो उसने ये मेरी बात सुनी है और क्वेश्चन का आंसर दिया है।
लेकिन वहीं लेबोरेटरी की बात करें तो यार इसका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी तुम इसको बर्फ़ जम जाए उसको भी मेज़र कर सकते हो, और पानी एकदम से उबल रहा है स्टीम में बदल रहा है उसको भी मेज़र कर सकते हो। लेकिन क्लिनिकल इसके लिए नहीं बना, क्लिनिकल बना ह्यूमन बॉडी के लिए। यार नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो सकता है, 37 से थोड़ा बहुत कम हो सकता है या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो दिस इज़ इनफ। क्लिनिकल में मरकरी का यूज़ किया जाता है, तो भैया लैब में भी तो मरकरी का यूज़ किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन बना मरकरी का ही यूज़ क्यों किया थर्मोमीटर में, बिकॉज मरकरी एक्सपेंड ऑन हीटिंग, थर्मोमीटर में हीट से। अब कैसे, अगर हमारी बॉडी गर्म है या कोई चीज़ गर्म है उसमें थर्मोमीटर डालेंगे, तो थर्मोमीटर का आगे किंक लगा होता है, एक आपने देखा होगा, किंक ना बोल क्या बोलो, मेटलिक बल्ब बना होता है। तो मेटलिक बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है, वो हीट अपनी थर्मोमीटर के अंदर मरकरी को देता है, मरकरी हीट मिलने से एक्सपेंड होता है, फैलता है, तो आपको दिख जाता है कि मरकरी कहाँ तक फैल के चला गया, और वहाँ लाइनें लगी होती हैं, आप आसानी से बता सकते हो। क्या होता है क्लिनिकल में, क्या होता है कि मरकरी का लेवल गिरता नहीं। जैसे मान लीजिए मेरी जीभ के नीचे थर्मोमीटर रखा, बाहर निकाल दिया, तो डॉक्टर कई देर तक देखता रहता है, क्योंकि उसका जो लेवल है वो गिरता नहीं, नीचे वापस नहीं आता, रुक जाता है, बिकॉज इसमें एक रोकने के लिए चीज़ होती है जिसको किंक कहा जाता है। लेकिन लैब में ऐसा नहीं होता। लैब में आप पानी के या जिस भी सोल्यूशन का आप टेम्परेचर मेज़र करना चाहते हो, तो थर्मोमीटर उसके अंदर जब तक है मेज़र कर लो, बाहर निकालते ही लेवल वापस 0 पे आने लग जाता है। टेम्परेचर रीड करना होता है आपको, मुंह से बाहर निकालो या अपनी बगल से बाहर निकाल के मेज़र कर सकते हो, लेकिन इसको लिक्विड या उस चीज़ के अंदर ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो टू लोअर, इसमें क्या होता है मरकरी का लेवल कई बार नीचे नहीं आता अपने आप, तो हमें ना ऐसे झटके देने पड़ते हैं। डॉक्टर को देखा होगा कई बार वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में पड़ा होता है, यानी सैनिटाइजर वगैरह में, बाहर निकालने के बाद उसको ऐसे छिड़कते हैं, है ना, क्यों, ताकि वो जो किंक है ना वो मरकरी को लेवल को वापस ले, झटका इसलिए दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लिनिकल का यूज़ किया जाता है बॉडी टेम्परेचर के लिए, और ये किसी भी चीज़ का, खाना वाना किसी का भी मेज़र कर सकते हैं। अब अगर हीट की ही बात चल रही थी तो एक क्वेश्चन आया कि सर भी हीट के बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि क्या चीज़ों को जब हम हीट सप्लाई करते हैं, क्या चीज़ों पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे सॉलिड्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे गैसेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे लिक्विड्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो हम पहले जो है आज डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के डिस्कशन, कि भैया जब आप क्या करते हो, हीट देते हो किसी भी सॉलिड चीज़ को। अब आपके पास सॉलिड चीज़ 1 डायमेंशन हो सकती है एक वायर की फॉर्म में, 2 डायमेंशन हो सकती है किसी प्लेट एरिया की फॉर्म में, और 3D हो सकती है क्यूब की फॉर्म में। तो आप क्या करते हो, जब भी किसी को हीट देते हो, और हीट देने से उसकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम किसी में भी अगर चेंज आता है, एक्सपेंड होती है वो चीज़ें, तो इसको थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। एक्सपेंशन मस्ट जस्ट मीनिंग होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, और थर्मल मतलब हीट से, हीट देके तुम किसी के डायमेंशन को बदल रहे हो, दिस इज थर्मल एक्सपेंशन और कुछ नहीं। इंक्रीज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉलिड, जब आप उसको टेम्परेचर देते हो मेरे भाइयों। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, अब इस पेज और अगले पेज से एक क्वेश्चन जो आया हुआ आपके एग्जाम में वो सुन लेना। 3 तरह से थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा गैस करो सरफेस एक्सपेंशन, या उसको एरियल एक्सपेंशन बोलेंगे, और तीसरा जो होगा आपका वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। नाम से आइडिया लग रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से अगर लेंथ बढ़ती है, ठीक है, जैसे आपके पास एक वायर है तो उसको गर्म करोगे लेंथ ही तो बढ़ेगी, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन वर्ड यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें ना एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। देखिए ऐसा चेक किया जाता है, मान लीजिए एक वायर है, एक को कर लोगे ना, आगे वाले दोनों हो जाएंगे। एक वायर का लेंथ L है, नॉर्मल किसी टेम्परेचर पे है, लेट अस सपोज 0 डिग्री पे मान लो, 0 पे ना मानो तो T1 पे मान लो। अब आपने क्या किया, आपने उसका टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, मीन टू से डेल्टा T चेंज किया। तो टेम्परेचर चेंज करने से पक्की बात है लेंथ भी तो चेंज होगी, है ना। ये चेंज होके मान लीजिए L डैश होगी, कितना चेंज आया, ये आया मान लीजिए डेल्टा L। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली और पता लगा कि जो ये डेल्टा L है, चेंज इन लेंथ है, ये डिपेंड करता है ओरिजिनल कितनी लेंथ थी। ये डिपेंड करता है, L नोट से लिख रखा है यहाँ पर, ओरिजिनल को L नोट ही लिख देते हैं अपन, गलती ना हुआ ना। और ये देखा गया डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना तुमने चेंज किया, दोनों को कंबाइन करते हैं बेटा जी। तो ये डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नोट डेल्टा T। इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा, यहाँ पर L नोट डेल्टा T। इस अल्फा को नाम दिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और यहाँ से अल्फा निकालते हैं तो आपके पास आ जाता है क्या, डेल्टा L डिवाइड बाई L नोट इंटू डेल्टा T। देखिए मेरे भाई ये क्या चीज़ है, ये है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यानी हर 1 डिग्री सेल्सियस या हर 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से कितना फ्रैक्शनल चेंज आता है लेंथ में, यही अल्फा है। इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ टेम्परेचर ही तो बचेगा। डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन इनवर्स, मतलब केल्विन इनवर्स बोल सकते हो या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यहाँ से ना आप फाइनल जो है लेंथ भी निकाल सकते हो, बिकॉज डेल्टा L को क्या लिख सकते हो, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फा इनिशियल लेंथ इंटू में चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। यहाँ से इस फॉर्मूले से तुम फाइनल भी निकाल सकते हो, तुम्हें पहले वाली पता हो, टेम्परेचर दे दिया जाए, अल्फा दे दिया जाए।
अब बोले सर हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बार यहाँ एक आधी बार आया हुआ है, क्या अल्फ़ा दिया था, शायद बीटा या गामा निकालना था। हाँ बोले सर बीटा या गामा क्या है, तो मैंने कहा देख अगले पेज से पता लगेगा। जैसे अभी अभी हमने लेंथ का एक एक्सपेंशन पढ़ा लीनियर, वैसे एक होता है बेटा सुपरफिशियल यानी आपका एरियल एक्सपेंशन, जब आप किसी चीज़ को हिट करते हो उसके एरिया में चेंज आए, और फॉर्मूला वही सेम मैंने कहा, चेंज इन एरिया जो है वो डिपेंड करेगा आपका ओरिजिनल एरिया कितना है, चेंज इन एरिया डिपेंड करेगा कि आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, जैसा लेंथ में था वैसा, बस वहाँ पर अल्फ़ा कोफिशिएंट था, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह बीटा यूज़ किया और नाम दे दिया कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और वहीं तीसरी वॉल्यूम एक्सपेंशन सेम, अल्फ़ा बीटा और तीसरा क्या आएगा गामा आ जाएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं है। यूनिट तीनों के सेम है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या डिग्री केल्विन इनवर्स, और सेम दोनों के अंदर है। अब इन अल्फ़ा बीटा और गामा में आपस में रिलेशन होती है क्या, अल्फ़ा बाई 1 इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई 3। आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे अल्फ़ा बीटा गामा में कोई एक देख के दूसरा पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़े हम, ठीक है। अगला तो क्या यार फ़ायदे हैं कुछ इस थर्मल एक्सपेंशन के, मतलब आप जब सॉलिड्स को हीट करते हो वो फैलती है, कोई फ़ायदे हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, फ़ायदे और नुकसान भी है। देखो रेलगाड़ी की पटरियाँ होती है ना, जब उसको ग्राउंड पे बिछाया जाता है, जैसे एक पटरी है तो उसमें ये दूसरी पटरी, हमेशा थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है, क्यों, क्योंकि जब गर्मी के दिन आएंगे तो श्योर है मेटल की रेल्स है वो थोड़ा बहुत एक्सपेंड करेंगी, और मान लीजिए पहले से आपने एक साथ चिपका रखी हैं, और एक्सपेंड करने से क्या होता है आपको पता होगा वो थोड़ा मुड़ सकते हैं, मुड़ने के चांस है ना। जैसे घरों में भी जो फर्श पे टाइलें लगाई जाती है, कई बार देखा होगा उनमें गैप नहीं छोड़ते ना, तो कुछ टाइम बाद वो टाइलें अपने आप ऊपर उठने लग जाती है, बिकॉज यही रीज़न होता है। तो आजकल बेटर क्वालिटी के लिए क्या किया जाता है, उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है, अगर कोई एक्सपेंशन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। केबल लाइन्स होती है, आपने देखा होगा क्या होता है, नोट टाइटली फिक्स्ड एट द पोल, खंभों पे एकदम से ना पूरी नहीं बांधी होती। मान लीजिए जैसे एक बड़ा खंभा है, आपने देखा होगा खेतों में से जाते हुए एक खंभे है, तो आपने देखा होगा तार जो होती है ना वैसे लटक रही होती है। आप सोचते हो कि जरा कि सीधी तार को ही क्यों नहीं लेके गए, मतलब लटकाया क्यों है, एक तो चलो वेट का कंसेप्ट है, दूसरा यही होता है कि यार वो एक्सपेंड हो जाए, क्या पता है ना, ज़्यादा एक्सपेंड होगी तो दिक्कत हो जाएगी, या मान लीजिए वो श्रिंक हुई तो मतलब वो खंभों को पास खींचेगी, ऐसा भी हो सकता है ना, इसलिए पहले से क्या किया जाता है उसको लाइटली हमने सस्पेंड किया। बहुत ज़्यादा भी मत करो कि आपने इतना नीचे लटका दिया और एक्सपेंड हो गई वो इतना नीचे आ गई, ऐसा भी नहीं करना। टेस्ट ट्यूब जो होती हैं, बीकर जो होते हैं या क्रूसिबल्स जो होते हैं, इन सबको पायरेक्स ग्लास से बनाया जाता है। देखिए ये एग्जाम में आ सकता है। टेस्ट ट्यूब्स केमिस्ट्री लैब में यार ये सारा सामान केमिस्ट्री लैब का है, टेस्ट ट्यूब भी हैं, बीकर भी हैं, लेकिन क्रूसिबल्स होते हैं जो मेटल्स वगैरह को पिघलाने के काम आते हैं, इनको पायरेक्स ग्लास से या सिलिका से बनाया जाता है, बिकॉज इनका अल्फ़ा जो है वो काफ़ी कम होता है, अल्फ़ा वेरी लेस होता है या वेरी लो होता है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता इनमें, मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब को तुम गर्म करोगे वो बड़ी हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब चौड़ी हो जाएगी, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं आता। आयरन रिम को क्या होता है, कार्ड पे मान लीजिए ये लकड़ी का पहिया है और आयरन का रिम इसके ऊपर फिट करना है, तो अगर आपने इसी के पूरे साइज़ का इस पर आयरन का रिम लगा दिया तो हो सकता है आयरन का रिम निकल जाए, तो क्या करते हैं आयरन का रिम थोड़ा से छोटे साइज़ का लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने से वो एक्सपेंड हो जाएगा, बड़े साइज़ का हो गया, अब इसके ऊपर लगा देते हैं, अब थोड़ी देर बाद ठंडा होकर वो अपने आप फिट हो जाएगा उस पर। कई बार ना आपने देखा होगा बोतल वगैरह जो होती थी पुराने टाइम पे, उसमें ना स्टॉपर में ना एक ऐसे स्टॉपर डलता था, स्टॉपर समझते हो, स्टॉपर समझते हो, ढक्कन उसको बोलते हैं, तो कई बार वो जाम हो जाता था लकड़ी वगैरह का, तो क्या करते थे पानी के अंदर कई देर तक बोतल की गर्दन को रखते थे, क्योंकि कांच था थोड़ा सा एक्सपेंड होगा तो ढक्कन इतने में निकल आएगा। तो ये सारे इसी के बेस्ड पे कंसेप्ट है जो मैंने तुम्हें बताया। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ वाटर, पानी, यार अब लिक्विड्स की बात हो रही है, पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना दिखाता है जिसको कहा जाता है एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर या एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी कुछ अलग ही हरकतें करता है। जनरली आपको मैं बोलूँ कि यार आइस में से और वाटर में से आप मुझे बताओ कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर आएगा आइस का, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी की यानी मैं बोलूँ H2O की सबसे ज़्यादा डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में होती है और एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है। आपको ये बात याद रखनी है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस H2O हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ये बात याद रखना, सबसे ज़्यादा डेंस होता है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डेंसिटी अगर मैं मान लीजिए रो से लिखता हूँ, डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस वो सबसे ज़्यादा है, और इसके बाद क्या है मान लीजिए 4 से ज़्यादा, टेम्परेचर क्या है मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस, और इसमें लिखूँ तो लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 4 पे सबसे ज़्यादा होती है। इसी को एनामेलस बिहेवियर कहा जाता है। इसका फ़ायदा सर, इसका फ़ायदा है झीलों में तालाबों में आपने देखा होगा
कि जैसे जैसे सर्दियों के दिन आते हैं ना, तो सबसे अपर लेयर होती है जो तालाबों की, वो ना थोड़ी ठंडी हो जाती है। मान लीजिए पहले बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर हो गया 10 से 7, 8, 7, 6, 5, 4 हुआ, 4 होती, पानी सबसे ज़्यादा डेंस हुआ, डेंस लेयर पानी के नीचे आ गई क्योंकि भारी होती है। फिर अपर लेयर फिर से ठंडी होनी स्टार्ट हुई, फिर 4 वाली लेयर नीचे आ गई। इस तरह से धीरे धीरे आप क्या देखोगे, 4 वाली लेयर आ जाएगी, लेकिन नीचे वाला पानी 4 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा नीचे नहीं हो पाएगा, और ऊपर वाली भी 4 डिग्री होगी, अब ये नीचे नहीं आएगी तो ये बर्फ़ में बदल जाएगी, तो ऊपर बन जाएगी आइस, लेकिन अंदर अभी भी क्या रहेगा, वाटर रहेगा। इससे क्या होता है, पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, दिस बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। ये ग्राफ से तुम देख ही पा रहे हो, डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा ये रही, और सबसे ज़्यादा किस पे मेरे भाइयों, 4 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों केसेस में 4 से कम और 4 से ज़्यादा, दोनों केसेस में डेंसिटी डिक्रीज होती है। और होती कितनी ये भी आपको पता नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये होती है मेरे भाइयों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको तुम 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम आ सकता है, इसलिए पहले से याद कर लेना, ठीक है, ये डाटा याद रखना। अब कैलोरीमेट्री, एक्चुअल में तो वैसे कैलोरीमेट्री एक टेक्निक का नाम है यार, जब तुम दो चीज़ों को मिक्स करते हो, जाहिर सी बात है कि दो चीज़ों को मिक्स करोगे, किसी एक के पास एनर्जी ज़्यादा है या हीट ज़्यादा है, किसी दूसरे के पास एनर्जी या हीट कम है, तो यार जैसे तुम दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, है ना। आपने सबने देखा होगा कि मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, इसके अंदर बहुत गर्म पानी है ना, मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पर आपको जो पानी है वो नॉर्मल पानी है, नॉर्मल। तो आपको कहिए ऐसे कर पानी ना मुझे ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, तो गुनगुना सा कर दे, क्या करते हो तुम इन दोनों को मिक्स कर देते हो, है ना। इनके मिक्सचर का टेम्परेचर कुछ अलग ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ श्योर है, ये जो 70 डिग्री वाले ने जितना हीट लॉस किया उतना दूसरे ने गेन किया, है ना। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहा जाता है, और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड ही तो है। जितनी दोनों के पास टोटल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग थी उतनी बाद में भी है, आफ्टर मिक्सिंग भी है, ये बात याद रखना। अब दो नाम ऐसे जो बड़ा ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा, एक होता है हीट कैपेसिटी और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है बच्चों को, तो मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि ये होती क्या है। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझते हैं पहले। तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, है ना, हीट को स्टोर करने की एबिलिटी कहीं ना कहीं। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैंने तुमसे सिर्फ एक बात बोली कि मैंने कहा मेरे छोटे भाइयों, तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता उसका मास कितना है, 1 किलो 2 किलो कितना भी हो। मैंने सिर्फ तुम्हें इतना कहा कि मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, जितना भी पहले था, 10 डिग्री था तो 11 करना है, 12 था तो 13 करना है, मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर इसका क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो कैसे होगा, बोले सर इसको क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, है ना। तो मैं लिख दूँ अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू एनी बॉडी, है ना, एनी बॉडी, किसके लिए भाई, टू इंक्रीज इट्स क्या भाई, इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस चीज़ को ही कहा जाता है इज नोन एज हीट कैपेसिटी। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो, हीट कैपेसिटी इसको कहा जाता है, अमाउंट ऑफ हीट जो हमें किसी बॉडी को देना पड़ेगा टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, इसको कहा हीट कैपेसिटी। अब सवाल आता है तुमसे, एक बर्तन में तुम्हारे पास पानी ये है, एक बर्तन में पानी ये है, और एक बर्तन में पानी ये है। ये मान लीजिए 1 लीटर पानी है, और ये 3 लीटर पानी है, और ये 10 लीटर पानी है। तो मैंने कहा सबको, मैंने जब चेक किया ना, सबका टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आप सबको एक बात बोली, मैं सबका टेम्परेचर एक बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इसको भी 11 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूँ, इसको भी 11 डिग्री सेल्सियस, इसको भी 11 डिग्री सेल्सियस। क्या सबको मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट दूंगा, इसको मान लीजिए Q1 हीट दी, इसको मान लीजिए Q2 हीट दूंगा, इसको मान लीजिए Q3 हीट दूंगा, क्या तीनों को सेम हीट देनी पड़ेगी। तो शायद आपका आंसर आएगा सर नहीं, जाहिर सी बात है कि थोड़ा पानी है तो उसको थोड़ी हीट से काम चल जाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा। इट मीन मुझे बताओ ये अमाउंट ऑफ हीट किस पे डिपेंड कर रही है, सर ये डिपेंड कर रही है मास पे। इट मीन हीट कैपेसिटी जो होती है ना, ये अलग अलग होती है, इसकी वैल्यू जो है ना हीट कैपेसिटी की, क्या वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग होती है, डिपेंड करती है किस पे मेरे भाइयों, ये डिपेंड्स करती है, डिपेंड अपॉन मास, उसके मास पे। भी ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम है तो कम देनी पड़ेगी, नेचुरल सी बात है यार, है ना। तुम घर में चाय बनाते हो, एक बंदे के लिए चाय बनानी है और 10 बंदों के लिए चाय बनानी है,
गैस उतनी देर के लिए जलाना पड़ता है, ज़्यादा जलाना पड़ता है ना मास पे। और दूसरा बॉडी के नेचर पे भी तो डिपेंड करता है। चलो मान लो तुमने 2 लिक्विड ले लिए, चलो बराबर ले लेते हैं, इसको भी 1 लीटर लिया, दूसरे को भी 1 लीटर लिया। ये है तुम्हारे पास पानी और यहाँ पर मान लीजिए तुम्हारे पास है अल्कोहल। तो क्या दोनों को सेम, दोनों को 10 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस करना है, क्या सेम आपको हीट देनी पड़ेगी? नहीं सर, अलग अलग देनी पड़ेगी, बिकॉज इनका नेचर अलग अलग है। तो कुल मिला के जो आपको याद रखना है कि हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे, मास और टेम्परेचर, मास एंड नेचर पे। क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? अरे टेम्परेचर तो हम नहीं डिपेंड करती ना, क्योंकि हम वो 1 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहे हैं। आई थिंक सो ये बातें तो मैं समझ आई। अब एक वर्ड आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या भाई? अब मैंने एक और बात फिक्स कर दी कि मेरे पास एक बॉडी है ना, उसका मास 1 किलो है, मतलब मास को फिक्स कर दिया। भी मास पे डिपेंड करता था ना, मास को फिक्स कर दिया, 1 किलो की चीज़ है। मुझे इसका 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। तो क्या देना पड़ेगा मुझे? इसको कुछ हीट देना पड़ेगा। बस उसी हीट को क्या कहा हमने? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, क्या, किस लिए? टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, जिसका मास यूनिट है, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। भाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तुमने, किसका? एक ऐसी बॉडी का जिसका मास 1 किलो है। तो कितनी हीट दोगे? वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। आई थिंक सो समझ आया। ये डिपेंड किस पे करती है? ये मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। मास पे डिपेंड नहीं करता भैया। 1 किलो की बात हो रही है, बात तो 1 किलो की हो रही है ना। ये मान लीजिए तुम्हारे पास 1 किलो, हाँ 1 किलो की बात हो रही है मास की। 1 किलो पानी लो, यहाँ पर तुमने 3 किलो पानी लिया, ठीक है। इसने कम हीट ली, इसने ज़्यादा हीट ली। मान लो 1 किलो वाले ने 500 जूल 500 कैलोरी हीट ली, मान लीजिए 3 किलो वाले ने 1500 कैलोरी ली। ठीक है सर, 1 किलो था तो कम ली, 3 किलो था ज़्यादा ली, बिकॉज हीट कैपेसिटी अलग अलग है। लेकिन सुनो, क्या 500 1 किलो के लिए थी? और अगर तुम इन 1500 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी आपके पास 500 कैलोरी पर केजी आया। मतलब ये वाला फैक्टर तो सेम ही है, और इसी को ही तो कहा हमने क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि पर केजी के लिए कितनी चाहिए। तो ऐसे चेक किया गया, अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करती थी मास पे, मतलब ये पीछे वाले फॉर्मूले से ये डिपेंड करती है मेरे छोटे भाइयों। टेम्परेचर तुमने कितना बढ़ाया, तो यहाँ से एक कांस्टेंट आया C, ठीक है ना, इसको स्पेसिफिक हीट बोला। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, m इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से इसका मेरे भाई एक फॉर्मूला भी बन गया, स्पेसिफिक हीट का Q अपॉन में डेल्टा, Q अपॉन में m इंटू डेल्टा टी। हीट रिक्वायर और मेरे भाइयों ये है आपका मास उस ऑब्जेक्ट का या जो भी सब्सटेंस ले रहे हो, और ये है चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज किया, चेंज इन टेम्परेचर। ये मैं इतनी बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, और ये तो तुम्हें पता है। ये है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें इसका। एग्जांपल से पहले तुम ना इसका यूनिट सुन लो, C का यूनिट सुन लो। हीट रिक्वायर कैलोरी में ज़्यादातर होता है, मास जनरली कैलोरी में लोगे तो ये ग्राम में मिलेगा तुम्हें, और टेम्परेचर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में मिल सकता है, केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस में। तो इसका बनता है भैया कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हो सकता है तुम्हें जूल में भी दिया यार, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तुम्हें कैलोरी में मिलने के चांस है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा इस टॉपिक को पढ़कर, क्या मैंने अभी भी लिखा अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू C इंटू M इंटू डेल्टा टी। अगर मैं तुमसे बोलूँ ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला तब लगाना है, तब लगाना है जब सेम स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज करना हो। सर मतलब जैसे मैंने तुम्हें कहा भी तेरे पास पानी है, 100 ग्राम पानी है, ठीक है ना, एट मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस है, और तुम उसको पानी को 20 डिग्री सेल्सियस पे लाना चाहते हो पानी को। तो स्टेट तो चेंज नहीं करे, मुझे पता है 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक को पानी ही रहता है, लेकिन मुझे इस काम को करवाना है, 100 ग्राम पानी को 4 डिग्री से 20 डिग्री तक लाना है। तो बताओ मैं उसको इस काम को करवाने के लिए क्या देना पड़ेगा? बोले सर हीट देनी पड़ेगी। तो मैंने पूछा कितनी दोगे, यही तो बताओ। तो सबसे पहले आपको पानी की स्पेसिफिक हीट दे दी जाएगी, C आपको दे दिया जाएगा पानी के लिए, वाटर के लिए जितना भी होगा। तो फॉर्मूला लगा दोगे, कैसे? Q निकालनी होगी आपको, C की वैल्यू गिवन होगी ऑलरेडी, मास यहाँ पर जैसे आपका, तो देखो C की जो वैल्यू मिलेगी ना, जनरली आपको कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मिलेगी, और आपको मास को जनरली ग्राम में ही रखना होगा, ठीक है ना। और आपका जो टेम्परेचर है कितना, देखो 4 से 20 हुआ, यानी 16 बढ़ा,
ठीक है। तो इससे जो आपके पास आंसर भी आएगा ना वो कैलोरी के अंदर ही प्रॉपर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने की बात की जा सकती है और बोलेगा भी इतना टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट दोगे, तो ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है। लेकिन ध्यान रखना स्टेट सेम ही रहनी चाहिए, स्टेट नहीं बदलनी चाहिए। बोले कहीं -10 डिग्री सेल्सियस को तुमने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना है, बताओ कितनी हीट चाहिए। अरे यहाँ पर देखो स्टेट ही बदल गई, -10 पे तो वो बर्फ़ होता है और 20 पे वो लिक्विड होता है। तो पहले स्टेट को बदलने वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। यही सारा इसमें दे रखा है, तुम इसको पढ़ सकते हो भैया। तुम्हारे लिए मैंने बहुत इजी तरीके से बता दिया ये सारी चीज़ें, किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं। कुछ चीज़ों की तुम्हें स्पेसिफिक हीट अगर याद रहे तो दी बेस्ट। जैसे पानी के लिए जूल पर केजी पर केल्विन के लिए लिखता हूँ। बोले सर आपने तो पीछे डिग्री सेल्सियस बताया, अरे केल्विन भी लिख सकते हो। देखो डिग्री सेल्सियस ये दे रखा, तो 4186 और आइस के लिए लगभग 2090, स्टीम के लिए लगभग 2010 और ये वैल्यू सारी दे रखी है जूल पर ग्राम पर केल्विन के अंदर आपको, ठीक है ना, जूल पर ग्राम केल्विन। अच्छा मान लीजिए तुम्हें जूल में नहीं करना यार, तुम्हें आप कैलोरी में बदलना चाहते हो, तो जूल को कैलोरी में बदलना है तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो या अप्रोक्सीमेटली 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे चीज़ें आसान हो जाती है। ये मैंने सारा बता दिया तुम्हें। अच्छा जी अब कुछ आया था, हाँ एक छोटा सा टॉपिक था। अब देखो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन डिफरेंट केसेस, इस पर ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी पीछे 1-2 सालों में भी आया था कि देखो अगर तुम्हारे पास बॉडी है, सेम मटेरियल है उनका और उनकी स्पेसिफिक जो कैपेसिटी है वो बराबर है, तो जब तुम उनको मिक्स करते हो ना, उनका मिक्सचर का टेम्परेचर जो आता है वो आता है पहले का मास पहले का टेम्परेचर, दूसरे का मास दूसरे का टेम्परेचर डिवाइड बाई टोटल मास। मास सेम है, मास दोनों का सेम है अगर, तो क्या होगा, तो मिक्सचर का क्या आएगा, पहले का टेम्परेचर पहले की स्पेसिफिक हीट, दूसरे का टेम्परेचर दूसरे की स्पेसिफिक हीट, टोटल की स्पेसिफिक हीट। अगर दोनों का मास बराबर हो, स्पेसिफिक हीट भी बराबर हो, तो सिंपल क्या, टेम्परेचर आधा आधा हो जाता है जनरली। जैसे ये तुम देखते हो, तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, मैं इन सब के एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें क्वेश्चन दिया, तुमसे कहा भी 5 किलो पानी है, 5 किलो पानी है, और इधर से भी तुम्हारे पास क्या है भैया, 5 किलो पानी है, ठीक है। तुम्हें कह दिया बस ये जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 10 डिग्री सेल्सियस पे, भाई इनको मिक्स कर, मिक्सचर का कितना आएगा, भाई देखो 5-5 किलो है मतलब मास बराबर है और पानी का स्पेसिफिक तो बराबर ही होता है, दोनों का आधा हो जाएगा, 20 + 10 30/2 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और बाकी मैंने बता दी, अगर जैसे मास सेम हो और स्पेसिफिक हीट अलग अलग हो तो ये वाला फॉर्मूला है ना। अगर सेम मटेरियल दे रखा हो, मतलब एक जैसा मटेरियल है, स्पेसिफिक हीट सेम है, यानी C1 C2 सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये 3 फॉर्मूले अलग अलग जगह पे काम आते हैं, बड़े मज़ेदार फॉर्मूले हैं, पढ़ लेना, काम के हैं, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसी बात है। फिर आता है कंसेप्ट लेटेंट हीट का। यार लेटेंट हीट है क्या, लेटेंट हीट को बोलते हैं हिडन हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, हिडन हीट। भैया हिडन क्यों है, ये छुपी हुई है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा तुम्हारे पास आइस है, तो आइस को अगर मुझे पानी में बदलना है तो यानी मुझे सॉलिड वाली स्टेट को किस में बदलना है, लिक्विड में बदलना है। तो देखो स्टेट चेंज करनी है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल थोड़े पास पास थे और अगर वो लिक्विड स्टेट में आए तो पार्टिकल शायद थोड़े से वीक हो जाएंगे, उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से कम करना है तो भैया इसके लिए क्या देनी पड़ेगी, उसको हीट या एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इस काम करवाने के लिए। तो किसी भी मटेरियल की स्टेट को चेंज करवाने के लिए जो हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं बस उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज या फिर स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। लेटेंट क्यों बोला, क्योंकि हमें दिखती नहीं है यार। आप मान लीजिए आपके पास बर्फ़ थी, -20 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ थी, तुम टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब हीट लगा रहे हो, हीट दे रहे हो उसको, 20 से -10 हुआ, -5 हुआ, आपको दिखेगा कि वो टेम्परेचर उसका कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आया तो टेम्परेचर थोड़ा कम नहीं होगा, इस बार 0 डिग्री ही रहेगा, लेकिन एक गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी, वो बर्फ़ पिघलने लगेगी, स्टेट चेंज होने लगेगी, यानी जो तुम हीट दे रहे होगे वो स्टेट को चेंज करने में चली जाएगी, इसीलिए इसको लेटेंट हीट के नाम से दिया गया। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न समझ ही सकते हो, जब आप सॉलिड के लिक्विड में बदलने की बात करते हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न नाम लेते हैं। और अगर आपके लिक्विड के गैस में बदलने की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। और अगर सब्लिमेशन बोल दिया तो यानी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदलने की बात की जा रही है। ये स्टेट चेंज पे ही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर स्टेट चेंज में मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊँगा इसमें। देखिए जैसे पानी के लिए और बर्फ़ के लिए लेटेंट हीट की वैल्यू, पानी के लिए और बर्फ़ के लिए, ठीक है ना, दोनों दे रखी है। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज़न तो भैया आपको पता है कब होता है, फ्यूज़न मतलब जब जो आइस वाटर में बदलती है तब की बात हो रही है। तो लगभग 311 किलो जूल पर केजी होते हैं, या लगभग 80, इसको तुम 80 मान सकते हो, 80 कैलोरी पर ग्राम, ये याद रखो तो ज़्यादा था। और यहाँ से एक और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ फॉर्मूला, सुन लो लेटेंट हीट का। वैसे तो क्या होता है कि जब स्टेट चेंज होती है तो अमाउंट ऑफ हीट है ना वो मास पे डिपेंड तो करती है, लेकिन इस बार इसको हटाते हैं, कॉन्स्टेंट आता है एल, और एल को बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना। ये आपको पता है ये कौन कौन सा हो सकता है, लेटेंट हीट। तो यहाँ से लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ
हीट डिवाइड बाय मास, ये वाला फॉर्मूला है। अब हीट को तुम कैलोरी में लिखो, मास को तुम ग्राम में लिखो, तो कैलोरी पर ग्राम बना ना, देख लो कैलोरी पर ग्राम। यहाँ से इसके यूनिट भी क्लियर होते जा रहे हैं तुम्हें, मैंने इसका यूनिट भी बता दिया, साथ में इसके फॉर्मूले भी होते जा रहे हैं, तो इनको नोट करते रहना। कहाँ लगेगा वो भी मैं अभी बताऊँगा। तो अगर फ्यूज़न की बात हो तो लगभग 80 होता है, और वेपराइजेशन की बात हो यानी पानी का भाप में बदलना हो तो लगभग ये 539 लगभग 340 के 540 के आसपास होती है लगभग, ठीक है। अच्छा, अब ये लगाना कहाँ है, ये यहाँ तो बहुत अच्छा ऐसी चीज़ लिख रखा है, मैं थोड़ा सा प्यार से आपको अच्छे से इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। देखिए, स्टेट चेंज और एक ही स्टेट में टेम्परेचर बढ़ाना अलग अलग चीज़ होती है। अब स्टेट चेंज पे थोड़ा ध्यान से सुनना। तो मान लीजिए आपको स्टेट चेंज करने की बात कह रहे हैं, मान लीजिए आपको कहा 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे पास आइस है, तुम उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में बदलना चाहते हो, पानी में बदलना चाहते हो, तो भैया आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे, स्टेट चेंज कर रहे हो। बताओ कितनी हीट चाहिए, तो आपको हीट का फॉर्मूला होना चाहिए मास, जो भी इसका है मास आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए लेटेंट हीट। अब जैसे अगर आइस से वाटर में बदल रहा है तो ये फ्यूज़न का होगा। और अगर मान लीजिए तुमसे कह दिया जाए कि यार आपको 0 डिग्री सेल्सियस पानी है, हम 0 डिग्री सेल्सियस पानी वाला नहीं, अब मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे पास पानी है और तुम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में बदलना चाहते हो, तो यहाँ पर भी तो चेंज हो रही है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट दोगे, तो इसका मास जो भी आपके पास पानी है उसका मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लोगे, बस ये फ़र्क आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज करने के काम आता है, स्टेट चेंज भी, ओनली स्टेट चेंज। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से आता है, जैसे 1-2 बार आया भी हुआ है और आ भी सकता है। सुन लो क्या, मान लीजिए तुमसे कह दिया जाए, देखो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो भी सुनो। मान लीजिए तुम्हें कहा जाए -10 डिग्री पे तुम्हारे पास पानी था, -10 डिग्री सेल्सियस पे था और तुम्हें उसको 60 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलना है, तो इस पूरे काम को करवाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो ये काम आसान नहीं है, क्योंकि स्टेट भी बदल रही है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, -10 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी आइस है, वैसे पानी तो नहीं है बेटा, आइस है, ये आपको आइस है, तो आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, इसको आपको 0 डिग्री सेल्सियस आइस में बदलना पड़ेगा। फिर उस 0 डिग्री सेल्सियस आइस को आपको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में बदलना पड़ेगा। फिर उस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को आपको 6 डिग्री सेल्सियस वाटर में बदलना पड़ेगा। ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे आपको, ये 3। देखो बिकॉज ये स्टेट चेंज था ना बीच में, इसलिए अब इस काम को करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो क्या आएगी, आपको मास चाहिए होगा, है ना। मास तो तीनों का सेम ही होगा, स्टार्टिंग में एक ही तो लेके चलोगे। आपको मास गिवन होगा 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी होगा, मास ऑफ आपका जो आइस या वाटर जो भी दे रखा है आपको, इंटू देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट किसकी, आइस की, क्योंकि आइस की आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, इंटू में कितना टेम्परेचर बढ़ाया आपको वो डेल्टा टी लिखना होगा। अच्छा, इस केस में कितनी हीट चाहिए, लेट अस सपोज Q2 है, इसमें आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो इसमें आपको पता होगा इसका मास इंटू में लेटेंट हीट किसकी, यहाँ पर फ्यूजन की। और इस केस में हीट आपको पता है, अगेन यहाँ स्टेट चेंज नहीं कर रहे, जस्ट टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट, इस बार पानी की, क्योंकि हम टेम्परेचर तो पानी का बढ़ा रहे हैं, इंटू में लेटेंट हीट लेटेंट हीट नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या आएगा बताओ जरा, यहाँ आ जाएगा आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 3 अब हम निकाल कर आप टोटल क्या निकाल सकते हो, हीट निकाल सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। ये खाली पेज उसी के लिए छोड़े हुए थे, लेकिन मैंने आपको ये ओरली बता दी। अब कुछ और टर्म्स है छोटी छोटी जिनका ज्ञान तो होना ही चाहिए तुम्हें, जैसे इवेपोरेशन क्या होता है सबको पता है यार, है ना। वेपराइजेशन तो तुम सबको पता है, एक फ्री सरफेस पे होने वाला फिनोमिना है ना। अच्छा, वेपराइजेशन में चीज़ें हैं ना लिक्विड से गैस में बदलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्री सरफेस पे कुछ चीज़ें विदाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। वेपराइजेशन अक्कर फ्रॉम द फ्री सरफेस, इसी को हम बोल देते हैं इवेपोरेशन। तो यहाँ से सबसे पहले एक और चीज़ पता लगती है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होता है, मोलिकुल एस्केप हो जाते हैं, लिक्विड से बाहर निकल जाते हैं, और उसको होते होते वो आजू बाजू से टेम्परेचर यानी हीट ले लेते हैं, तो उसके आजू बाजू वाली चीज़ें ठंडी हो जाती है, आपको ये भी पता होगा, है ना। इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग, ये भी बहुत अच्छा एक इसका रिजल्ट है। हाथ पे मान लीजिए पेट्रोल डाल दें तो पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन हाथ ठंडा हो जाता है, ये सब इसी की वजह से होता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है ना। देखिए, इवेपोरेशन कूल्स हॉट वाटर प्रोड्यूस बाय पावर प्लांट्स, हॉट वाटर बनता है ना यहाँ पर, उससे कूलिंग भी हो जाती है इससे। दूसरा मेल्टिंग, सबको पता है मेल्टिंग का उल्टा होता है फ्यूजन, है ना। फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। फेज चेंज एक्चुअली में ये स्टेट चेंज है, सब सॉलिड लिक्विड में बदलता है, उसको मेल्टिंग बोल देते हैं। उल्टे को हम रेसिप्रोकल को फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही बात जैसे प्रेशर लगा के करवाया जाए किसी पे, तो उसके लिए रेलिगेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ में तुम ऐसे उंगली दबाओ, थोड़ा सा बर्फ़ पे उंगली से दबाओ, वहाँ से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे उंगली हटाओगे, प्रेशर दबाया था ना, पिघलना स्टार्ट हुई, मेल्ट होना स्टार्ट हुई, जैसे छोड़ोगे वो दोबारा से फ्रीज हो जाती है, इसको रेलिगेशन कहा जाता है। जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ वगैरह भी ऐसा होता है।
वेपराइजेशन, इसको लिक्विफिकेशन, उसके उल्टे प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है ना। लिक्विड से वेपर में बदलना वेपराइजेशन, और इसके रिवर्स को लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन कहा जाता है। और सब्लिमेशन सब बच्चे जानते हैं, डायरेक्ट सॉलिड का गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। और कुछ चीज़ें तुम्हें पता है जैसे कैम्फर है, ठीक है ना, CO2 है, ये डायरेक्ट सब्लिमेट होती हैं। आपको पता होगा CO2 जो है वो अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो वो आपको एकदम आइस की तरह दिखती है, लेकिन हाथ में पकड़ोगे ना तो हाथ गिले नहीं होंगे, इसलिए उसको ड्राई आइस कहा जाता है ना। ड्राई आइस किसको कहा जाता है? CO2 को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ केमिस्ट्री की चीज़ आ रही है। होरफ्रोस्ट एक्चुअल में एक प्रोसेस है जिसमें वेपर डायरेक्ट सॉलिड में बदलते हैं। सॉलिड वेपर में बदलना सब्लिमेशन, और उसका उल्टा जो है रेसिप्रोकल, उसको होरफ्रोस्ट कहा जाता है। जैसा किस पे होता है आपको बता दूं, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ स्नो बाय फ्रीजिंग ऑफ क्लाउड, स्नो इसी की वजह से होती है। वेपर प्रेशर क्या होता है भाई? हाँ मत करो यार, वेपर प्रेशर तुमसे नहीं पूछेगा, केमिस्ट्री वाले टीचर ज़्यादा बता देते हैं। बॉइलिंग सबको पता है, एक टेम्परेचर जब लिक्विड का इंक्रीज करते जाए इवेपोरेशन उसका बढ़ने लग जाता है। एक आप देखते हो उसमें बबल्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, धीरे धीरे वो इवेपोरेट हो जाते हैं। बॉइलिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है, बॉयल करना। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जिस पे चीज़ें बॉयल होती है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और आपको शायद ये भी पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, देखो इस पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है ना, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। पता है क्यों? यहाँ पर स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है इसके अंदर। और पता है तुम्हें बॉइलिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। हम ना आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ना बदले उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। और बॉइलिंग, मेल्टिंग, ये दोनों इसी तरह से होते हैं। अच्छा, व्हाट इज ड्यू पॉइंट? माउंटेन ड्यू नहीं है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज जस्ट सफिशिएंट टू सैचुरेट इट। टेम्परेचर एट विच एक्चुअल वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। मत पढ़ो यार, नहीं पूछेगा, इतना ज्ञान कौन लेता है, नहीं पूछेगा, छोड़ दो इसको। हाँ, फेज चेंज का मैंने बता दिया, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का गैस में बदलना, बीच में जब स्टेट बदल रही होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, मैंने आपको बता दिया, ये सब ज्ञान बता दिया मैंने। फिर हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो है सर हीट का ट्रांसफ़र। मतलब क्या सर एक जगह से हीट दूसरी जगह जाती है? मैंने कहा बिल्कुल जाती है। क्या सर इस पर क्वेश्चन आते हैं? मैंने कहा बिल्कुल आते हैं, पूछे भी गए हैं। तो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। पहले तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। भाई देख भाई, एक ऐसे काफ़ी सारे बंदे लाइन में खड़े हुए थे, काफ़ी सारे बंदे ऐसे लाइन में खड़े हुए थे। या मान लीजिए एक बेंच पे बैठे हैं, ऐसे अलग अलग बेंचों पे, जैसे क्लासरूम में होता है ना, पहले बेंच वाला बच्चा दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ठीक है, ऐसे सारे बैठे लाइन वाइज। ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो ऐसे एक काम दिया गया ए वाले को, बोला गया भाई ये ले, ए तेरे को मैं बोल देता हूँ, तेरे को वो बी तक पहुँचानी है। तो तरीके कितने? देखो, सबसे पहले आपने बोल ए को दिया, ए ने आगे वाले को दिया, उसने आगे वाले को दिया, उसने आगे वाले को दिया, उसने आगे को दिया, इसने आगे, इसने आगे, इस तरह से बी तक पहुँच गए। इस मेथड को कहा जाता है बेटा, है ना, जैसे वन पार्टिकल टू पार्टिकल। इसको अगर आप समझो कि ये बॉल नहीं है, ये हीट है, ये बॉल नहीं है, ये हीट है, और ये आदमी नहीं है, ये मीडियम के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। तो ये नहीं जो तरीका हुआ ना जिसमें एक पार्टिकल को दिया उसने दूसरे को, कोई पार्टिकल चल के नहीं गया, ए वाला यही का यही है, उसने सिर्फ आगे पकड़ा दिया उसको। इस तरीके को हम बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ये हीट का एक तरीका है फ्लो का, ऐसा फ्लो हो जाता है कई बार। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने ए को हीट दिया, ए खुद चल के गया, भैया यहाँ तक भी मैं जाता हूँ उसको दे के आता हूँ, तो इस तरीके को बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, जिसमें पार्टिकल जिसको हीट मिली वो खुद चल के जाता है। और तीसरे में उसने सिर्फ बॉल को ऐसे फेंका भी, कैच कर ले, तो तीसरे सी वाले ने कैच, बी वाले ने कैच कर लिया, इस तरीके को बोलते हैं रेडिएशन। तो ये 3 तरीके हैं हीट के ट्रांसफ़र के, तो इन दोनों को समझते हैं। चलिए एक ही एग्जांपल से पहले, तो फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, एक आग जल रही थी, एक बर्तन था और बर्तन में खाना पका रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, देखो, अगर आप मान लीजिए बर्तन यहाँ रखें, आपको पता है गर्म होगी चीज़ें ऊपर ही तो जाती है, लेकिन आपने अगर यहाँ पर हाथ रख रखे हैं तो भी आपको गर्मी महसूस होगी, बिकॉज यहाँ से रेडिएशंस आपके हाथ तक आ रही है ना। आप अगर ऊपर हाथ यहाँ करोगे तो आपको यहाँ पर गर्मी महसूस होगी, बिकॉज यहाँ वाली जो गर्म हवा है वो ऊपर आ रही है। गर्म हवा ऊपर क्यों आ रही है? वो हीट लेके ऊपर आ रही है, तो यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है। और अगर बर्तन के आप इस हैंडल को हाथ लगाओगे तो आपको ये गर्म मिलेगा, बिकॉज क्योंकि मेटल के पार्टिकल को हीट मिली, वो पार्टिकल टू पार्टिकल हीट दे रहे हैं, वो भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों एग्जाम्पल आपको इस एग्जाम्पल में दिखे। अब हमें तो उनको अलग अलग भी पढ़ना है, हमें तो इनको इंडिविजुअल भी पढ़ना है भी, क्या क्या होता है सबके अंदर, है ना। तो सबसे पहला जो है, सबसे जो पहला है वो है कंडक्शन। पहला कंडक्शन, देखिए प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे में सब्सटेंस के, लेकिन कैसे? बाय फॉल ऑफ टेम्परेचर विदाउट एनी एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। फॉल ऑफ टेम्परेचर मतलब अगर एक रोड में हीट इधर से इधर जा रही है तो जो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, यानी इसमें हीट जाती है पार्टिकल टू पार्टिकल, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। पार्टिकल टू पार्टिकल, नो एक्चुअल मोशन, एनी एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट देयर।
अब इसमें एक छोटा सा कोफिशिएंट याद रखना है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी, एक कंडक्टर है, आपने उसके एक तरफ टेम्परेचर अप्लाई किया कम, एक तरफ ज़्यादा, इधर सॉरी ज़्यादा अप्लाई किया, एक तरफ कम किया, टेम्परेचर का डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो आपको पता है हीट फ्लो होगी। कितनी हीट फ्लो होगी ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो अमाउंट ऑफ हीट जो है ना, अमाउंट ऑफ हीट वो डिपेंड करती है एरिया पे, यानी ये जितना ज़्यादा एरिया होगा ना उतनी ज़्यादा हीट जाएगी। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, यानी इधर और इधर का कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर। और ये डिपेंड करता है टाइम पे, जितनी ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा करेगा। और ये एक चीज़ की इन्वर्सली होता है लेंथ के, कि जितना दूर भेजोगे ना उतना ज़्यादा, मतलब उतना स्लो जाएगा वो। तो इन सब फैक्टर को इकट्ठा किया और इसको हटा के कॉन्स्टेंट लगा दिया के। ठीक है, इस के को नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ से के को निकालना हो तो क्या बना, Q अपॉन में AL/ΔT इंटू में T। तो ये ऐसे फॉर्मूला बनाया जा सकता है, इसको देख सकते हो तुम, या फिर तुम dQ/dt भी निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, यानी इस T को तुम उठा के ले आओ इधर, तो आप ऐसे लिख सकते हो Q/T इज इक्वल टू KA∆T/L। तो ये भी लिखा जा सकता है बेटा जी। फिर बारी आती है हमारी किसकी भैया, मेटल्स की कंडक्टिविटी की। ये टेबल याद नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, बस थोड़ा सा आइडिया हो। देखो ऊपर जो मेटल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, नीचे देख लो इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, गैसेस की जनरली है ना। जैसे कॉपर की अच्छी है, गोल्ड की उससे थोड़ा कम, एल्यूमिनियम, आयरन, थोड़ा थोड़ा याद रखो क्योंकि एक आधी बार इस पर क्वेश्चन आया, ज़्यादा नहीं आया हुआ, तो हल्का फुल्का रिस्क ले सकते हैं। दूसरा हमारा है कंडक्शन। सिंपल सी बात है, जिस पार्टिकल को हीट मिलेगी, जिस पार्टिकल को हीट मिलेगा वो खुद मूव करेगा, एक्चुअल मोशन होगा। प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसके अंदर हीटेड पार्टिकल जो है वो क्या करता है, वो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक एक्चुअली मूव करता है और एनर्जी को लेके जाता है। और ये वाला मेथड ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेस के अंदर यूज़ होता है, लिक्विड्स और गैसेस में यूज़ होता है। और जो कंडक्शन का मेथड है वो ज़्यादातर आपको पता होगा मेटल्स के अंदर यूज़ होता है, ये ज़्यादातर मेटल्स यूज़ करती हैं। लिक्विड्स में भी हो सकता है, इन लिक्विड ऑल्सो, कब, व्हेन हीटेड फ्रॉम टॉप, लिक्विड को जब ऊपर से हीट करते हैं ना तब मजबूरन पार्टिकल टू पार्टिकल हीट जाएगी, ट्रांसफर होगी। आई थिंक तो समझ रहे हो कि मेरी बातें समझ आ रही होंगी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे, और अगला हमारा पॉइंट है भैया एप्लीकेशन क्या है सर इस कन्वेक्शन के मेथड की। मैंने कहा बहुत एप्लीकेशन है, जैसे कहते हैं ट्रेड विंड्स बनती हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ज़्यादा नहीं करेंगे। ट्रेड विंड्स का बनना, मॉनसून विंड्स का बनना, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, इन सब के पीछे ना कन्वेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। भी एक जगह क्या होता है, हवा जो है गर्म होगी ऊपर चली जाती है, उसको भरने के लिए दूसरी जगह से आ जाती है। या आप बोल सकते हो अनइवन टेम्परेचर की वजह से, ऐसा होता है। ठीक है ना कन्वेक्शन, क्योंकि भैया यहाँ मान लीजिए ज़मीन है, यहाँ पर लैंड वाला एरिया है, तो यहाँ पर हवा गर्म होगी तो उसके पार्टिकल खुद मूव करके चले जाएंगे, है ना, ऐसे ही तो होगा। तो उसको भरने के लिए दूसरी जगह से मजबूरन हवा को आना पड़ेगा, इसलिए तो ये हवाएं चलती हैं। एंड तीसरा एंड सबसे फास्टेस्ट तरीका, फास्टेस्ट ये पूछा गया, सबसे फास्टेस्ट हीट का तरीका है रेडिएशन। हीट ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी पार्टिकल, नो नीड ऑफ मीडियम। मीडियम नहीं भी तो होगा तो भी चलेगा, नो नीड ऑफ मीडियम, है ना। एक्चुअल में इसके अंदर जो रेडिएशंस आती हैं, रेडिएशन आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आप इनको हीट वेव्स बोलो तो ज़्यादा अच्छा यार हीट के लिए, है ना। और मैं आपको बताना चाहूँगा सन से आपको जो मिलती है, सन से वो आपको मिलती है बेटा इंफ्रारेड। वैसे तो 3 मिलती है लेकिन हीट वाली जो है ना वो यही है, हीट वेव यही है हमारी। चल आगे बढ़े फिर हम। तो अब होता क्या है यार, ये मान लीजिए कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पे मान लीजिए ऐसे एक रेडिएशन आके गिरी, क्यों हीट लेके आई, तो क्या हो सकता है, इसकी हीट के 3 यूज़ हो सकते हैं। एक ट्रांसमिट हो सकती है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो सकता है, और कुछ पार्ट उसके अंदर से आर पार हो सकता है। ये रिफ्लेक्ट हुआ था भाई, ये रिफ्लेक्ट हुआ था, ये एब्जॉर्ब हुआ, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो सकता है, आर पार जा सकता है। लेकिन जो भी हो, ये जितनी हीट लेके आए तीनों में बराबर बटी है ना, तो QA QR प्लस Q2 के बराबर है। सबको Q से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, QA/Q, मतलब जितनी एब्जॉर्ब की डिवाइड बाई टोटल, जितनी रिफ्लेक्ट की बाई टोटल, जितनी ट्रांसमिट की बाई टोटल, तीनों का सम 1 के बराबर आएगा ना। तो इस चीज़ को नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बटेंस, एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिट करने की एबिलिटी। तीनों का सम हमेशा 1 होता है, ये बात याद रखना। अब दोनों में किसी को एक को 0 कर दो तीनों में से, बाकी 2 का सम 1 हो जाएगा। जैसे मैं इसी से तुम्हें समझाना चाहूँगा, कहाँ गया मेरा पेज, हाँ अब देखिए यहाँ पर एक बात समझाना चाहूँगा। देखो मैंने अभी एक बात लिखी, A + R + T = 0। तो मान ली मेरे भाई एक ऐसे सरफेस है और
आर पर निकलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मैंने बोला टी मान लीजिए 0 है, तो अगर टी 0 तो ए प्लस आर को 1 होना पड़ेगा, यहाँ 1 था, ए प्लस आर को 1 होना पड़ेगा। यानी अगर ए की वैल्यू मैं ज़्यादा करूँगा तो आर की वैल्यू कम होगी, अगर मैं ए की वैल्यू कम करूँगा तो आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी ए की वैल्यू ज़्यादा का मतलब अगर वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, एब्जॉर्ब मोर कर रहा है, तो आर का मतलब वो रिफ्लेक्ट लेस करेगा, रिफ्लेक्ट क्या करेगा, लेस करेगा। और अगर वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब लेस कर रहा है, तो थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट मोर करेगा, रिफ्लेक्ट मोर। ठीक है ना, ये बातें समझने वाली हैं। ऐसी अगर मैं आर को 0 कर दूं तो इसका मतलब ए प्लस टी इज इक्वल टू 0, यानी जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो कम ट्रांसमिट करेगा, जो कम एब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा, मतलब उल्टा हो गया ना ऐसे। और ऐसे अगर मैं किसको एक बार ए को 0 मान लूँ तो आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 था मेरे भाई, 0 लिख रहा हूँ। आर कम तो टी ज़्यादा, आर ज़्यादा तो टी कम। तो इस तरह से तुम बता सकते हो अपने आप, तुम्हारा खुद का दिमाग काम कर सकता है। लॉजिक मैंने आपको इसके पीछे का बिहाइंड का बता दिया। अच्छा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं? ऐसी बॉडी यार जो क्या करती है, सारी की सारी रेडिएशन उस पर जो गिरती है ना, सबको बता आने दे, बस तू आने दे मेरे ऊपर, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा जाता है। बिकॉज ब्लैक का काम ही होता है एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना ही क्या करती, रिफ्लेक्ट करती, ना ही ट्रांसमिट करती, यानी उसके लिए टी भी 0 होता है और उसके लिए आर भी 0 होता है, और ये उसका 1 हो जाता है। भाई क्या गदर बात बोली इसने, ठीक है, ये बात होती है इसकी। फिर न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया था कूलिंग का। कूलिंग, हाँ, चीज़ें ठंडी होती है ना, उसके बारे में बताया था। भाई इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं पूछा गया, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें, मेरे ख्याल में एक आधा पेज ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बस एक आधा पेज ही है। तो न्यूटन ने कूलिंग के बारे में एक लॉ दिया, भी चीज़ें जो ठंडी होती है वो कैसे होती है। तो मान लीजिए तेरे पास एक चीज़ है, इसका कुछ टेम्परेचर टी है, उसके आसपास जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर टी नोट है। तो भाई ये जो चीज़ ठंडी होगी ना, कितनी जल्दी ठंडी होगी, यानी ये अपनी हीट को किस रेट से लॉस करता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, या फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ इट्स हीट, या रेट ऑफ लॉस ऑफ इट्स टेम्परेचर जो है। भाई ठंडा होने के लिए तो हीट को लॉस करना पड़ेगा ना। तो जो dQ/dt है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। माइनस लगाने का मतलब पता है क्यों कम हो रही है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, किसके, इसके और सराउंडिंग पे। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रख दिया, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस वाले को भी 10 डिग्री सेल्सियस में रखा। कौन ज़्यादा जल्दी हीट लॉस करेगा, ठंडा कौन होगा, ये बी वाला ज़्यादा ठंडा होगा जल्दी। पता है क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस ज़्यादा है, इनका डिफरेंस कम है। तो यही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसने यही तो बताया। आप इसको जैसे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बजाय रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर की टर्म में भी बता सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर कम होना ठंडा होने तो होता है। इसमें और कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ना आपको, और फालतू की चीज़ें बकवास कर रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरल से बात, जब भी स्नोफॉल होती है ना, स्नोफॉल तो समझते हो, है ना, ऐसे ऐसे स्नोफॉल होती है। जब भी स्नोफॉल होती है ना, टेम्परेचर जो है ना एटमॉस्फेयर का, वो कम हो जाता है। ये क्यों होता है ऐसा? दिस इज बिकॉज द स्नो एब्जॉर्व द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मेल्ट डाउन। बिकॉज स्नो जैसी आई, उसको मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए, आजू बाजू से हीट ली, आजू बाजू से जब हीट ली तो आजू बाजू ठंडा हो गया, है ना। तो स्नो गिरने पे मौसम भी ठंडा हो जाता है, इसी वजह से होता है। सो इन द माउंटेन्स व्हेन स्लो फॉल्स, माउंटेन में जब भी स्लो फॉल होती है तो ना वन डज नॉट फील टू कोल्ड, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, बट लेकिन जब आइस मेल्ट होती है तब ज़्यादा ठंड लगती है। अरे क्या गदर बात बोल दी कि स्नो गिरना तब ठंड नहीं होता, गिरने के बाद जब वो मेल्ट होती है तब ठंड होती है, बिकॉज मेल्टिंग के दौरान ही तो हमारी आजू बाजू से हीट ले रहे हैं, तभी तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट था ये। देयर इज मोर शिवरिंग इफेक्ट ऑफ आइसक्रीम ऑन टीथ एज कम्पेयर टू द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम आइस। क्या बोला तुमने? एक ठंडा पानी लिया और आइसक्रीम लिया, दांतों पे ज़्यादा झंझनाहट कौन देगा? आइसक्रीम देगी, बिकॉज उसको अभी मेल्ट होना है ना, अभी उसको मेल्ट होना है। 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे पास पानी है, तुमने वो पिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे पास बर्फ़ है, तुमने वो खाई, ज़्यादा ठंडक ये देगा, बिकॉज अभी इसको मेल्ट होना है, तो तुम्हारे मुंह से टेम्परेचर लेगा ये, है ना। बिकॉज आइसक्रीम मेल्ट डाउन, अभी मेल्ट होगी तो आसपास से हीट लेगी, और दांतों से जब हीट लेगी तो दांत हमारे ठंडे हो जाएंगे, झंझनाहट होगी। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि जो है स्टीम, एक आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है आपके पास, और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या है भाई, पानी है। तो ज़्यादा नुकसान कौन करता है? स्टीम करते, बिकॉज इट कैरी मोर एनर्जी। ये सब दे रखा है, ऐसे बर्फ़ वाला वो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। सॉलिड और होलो स्फीयर है सेम रेडियस का, सेम मटेरियल का, दोनों को हीट किया सेम टेम्परेचर पे, एक्सपेंशन भी दोनों का बराबर होगा, क्योंकि सारा कुछ सेम लेके चल रहे हो, है ना। बस इतना ही कर लो, और कुछ नहीं देखना यार, ऐसा फालतू की चीज़ें मत देखो। तो भाई ये था आपका, अरे अभी पढ़ा यार हमारा, हाँ एक पेज हो रहा है हमारा। हाँ, इनवार एक मटेरियल का नाम,
क्वार्ट्ज एक मेटेरियल का नाम जिनका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन काफ़ी कम होता है, इसकी वैल्यू स्मॉल होती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इनका जो लेंथ है ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेंथ ज़्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है ना, याद रखना। इसलिए इनका यूज़ किया जाता है पेंडुलम क्लॉक्स में, पेंडुलम क्लॉक में ये यूज़ होती है, ठीक है। मैग्नेटिक थर्मोमीटर नाम का भी एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, जैसे 2 केल्विन, तो वहाँ पर मर्करी यूज़ हो रही होता है। मोस्ट सेंसिटिव थर्मोमीटर जो होते हैं ना वो गैस थर्मोमीटर्स होते हैं। ड्यू फॉर्मेशन जो होती है मोर प्रेबल होती है क्लाउडनेस नाइट। ये ड्यू फॉर्मेशन आपको याद होगा, ये हमारे वेपर प्रेशर के रिलेटिव कंटेंस था, नहीं पढ़ना इसको, मैंने आपको स्किप करने के लिए कह दिया था। विंटर में जनरली फॉग डिसअपियर हो जाती है दोपहर के बाद। सर सबने देखा है, पता है क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेयर गर्म होता है जैसे जैसे, एंड टेंड्स टू अनसैचुरेट, वो अनसैचुरेट होगा तो जो कंडेंस्ड वेपर है ना वो री इवेपोरेट हो जाते हैं, फॉग डिसअपियर हो जाती है। यानी फॉग एक्चुअल में वो कंडेंस फॉर्म है, वो आपको पता है री इवेपोरेट हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाती है। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ थर्मोमीटर इज ऑब्टेन, नहीं स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है थर्मोमीटर को सही करना, थर्मोमीटर को सही किया जाता है गैस थर्मोमीटर की यूज से, मत पढ़ो। डॉग्स हैंग देयर टंग इन ऑर्डर टू एक्सपोज टू द सरफेस टू एयर फॉर एवेपोरेशन एंड एनहांस कूलिंग। अरे वाह, सबने देखा होगा, दे डू नॉट स्वेट, कुत्तों को पसीना नहीं आता और जीभ ऐसे बाहर लटका लेते हैं। क्यों? जितना जीभ बाहर लटकाएंगे जीभ का सरफेस उतना एयर के ज़्यादा कांटेक्ट में होगा। एयर जो है गर्मी के दिनों में आपको पता है इवेपोरेशन जारी होती है, तो उसकी जो जीभ से पानी इवेपोरेट होता है और जीभ बदले में ठंडी होती है ना, तो यही तो चाहिए उसको। क्या सॉलिड कंसेप्ट है फिजिक्स के। तो ठीक है भाइयों, हमारा हीट का कंसेप्ट आज हमने ख़त्म कर दिया है, आई थिंक सो। तो कल हमारी जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स को करेंगे, केटीजी को भी करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को भी, एंड उसी को करेंगे और उसके बाद हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो हीट थर्मो से रिलेटेड है। देन हमारे बहुत अमेजिंग कंसेप्ट, बहुत स्पेशल आने वाला है, ठीक है। और आज 7 बजे हमारी एक वीडियो हुई थी, आपको शायद पता होगा, जिसके अंदर मैंने 45 डे का पूरा प्लान बताया था। जिसने नहीं देखा यार ज़रूर जाके देखो, उसको मिस नहीं करने का। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत आपको लगती है मैं कर रहा हूँ, तो आपका शेयर बनता है यार, और कम से कम एक बच्चा कम से कम 4 5 बच्चों को शेयर करे, सब्सक्राइब करने के लिए बोले, तभी मुझे खुशी होगी। और अगर आप ऑफलाइन देखते हो तो यार कमेंट ज़रूर कीजिए और कुछ अच्छा लिखा कीजिए। तो मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।